अमेरिका अपने करीबी इत्तेहादियों को दूर कर रहा है और उसका एक तरीकाकार हमेशा से रहा है कि डराओ और हुकूमत करो, लोगों को खौफजदा करो और हुकूमत करो। वो रशिया और चाइना से लंबे अरसे से लोगों को डराता रहा है, लेकिन अगर बातचीत करें और तिजारत करें और तिजारती रस्ते खोलें तो दुनिया तरक्की भी कर सकती है। लेकिन बहुत दूर बैठे हुए अमेरिका को यह बात गवारा नहीं है कि अमेरिकन इन्फ्लुएंस के बाहर दुनिया तरक्की करे। अब चीनी वजीर दिफा जो है उन्होंने स्टेटमेंट दिया अमेरिका को खबरदार करते हुए कि चीन के ईरान से तिजारती और तवानाई के मुआहदे हैं, चीन इन मुआहदों का एहतराम करेगा और दूसरों से भी तवक्को करता है कि वो हमारे मामलात में दखल अंदाजी ना करें। एडमिरल डोंग जुन ये वजीर दिफा हैं चाइना के, उन्होंने कहा कि आबनाए हुर्मुज ईरान कंट्रोल करता है और वो हमारे लिए खुली है। चीन के बहरी जहाज आबनाए हुर्मुज से गुजर रहे हैं। चीनी वजारत खारजा ने स्टेटमेंट दिया कि अहम आबी रस्ते को महफूज, मुस्तहकम और बिला रुकावट रखना बैनुल अक़वामी बरादरी के मुश्तरका मफाद में है। चीन तवानाई के तहफ़्फ़ुज़ और फराहमी के लिए तमाम फरीकैन के साथ काम करने के लिए तैयार है। इस्लामाबाद में मुज़ाकरात का आगाज सूरत हाल बेहतर बनाने की जानिब एक कदम है। उम्मीद है फरीकैन जंगबंदी की पासदारी करेंगे। बरतानिया और ऑस्ट्रेलिया ने भी आबनाए हुर्मुज की नाकाबंदी की मुखालफत की है, जबकि तुर्की और जापान ने तनाज़े को सफारतकारी से हल करने का मशवरा दिया। ये खबर मैं आपको पढ़ के सुना रहा था, लेकिन मामला यह है कि चाइना ने कैटेगोरिकली कह दिया कि हमारे जहाज तो ना रोकना भैया, अगर हमारे जहाज रोकोगे तो हम रिएक्ट करेंगे। लेकिन सवाल यह पैदा होता है कि क्या अमेरिका ये रिस्क ले सकता है कि बड़े बड़े मुमालिक के बहरी जहाजों को समंदर में रोकने की जरूरत करे? खास तौर पे अमेरिका रोक दे चीनी जहाजों को, रूस के जहाजों को, जापान के जहाजों को, कोरियन जहाजों को और इसके अलावा भारतीय और पाकिस्तानी जहाजों को रोक दे अमेरिका, या यूरोप की तरफ जाने वाले जो बहरी जहाज हैं जिनके अंदर उनका माल जा रहा है उनको रोक दे, फ्रांस को, जर्मनी को, बाकी मुमालिक को। तो ये इतना आसान नहीं है अमेरिका के लिए। लेकिन अगर अमेरिका ये रोकता है तो वो अपने मुखालिफिन की तादाद में इजाफा करेगा, इससे उसके मुखालिफिन कम नहीं होंगे। ट्रंप बार बार कह रहा है, बल्कि चाइना को ट्रंप ने कहा कि अगर चाइना को कोई प्रॉब्लम है तो अपने खाली जहाज ले आए और आकर हमसे भर के तेल ले जाए। हमारे पास बड़े बड़े जखायर है, हमारे पास सऊदी और रूस से बड़े जखायर है और वेनेजुएला का तेल भी हमारे पास है। अब आपको समझ आ रही है कि डोनाल्ड ट्रंप ने ये सारा खेल खेला कैसे। तो अरब ममालिक को क्या मिला? सबसे बड़ा सवाल ये है, अरब ममालिक का तो भट्टा ही बैठ गया ना। फिर भाई तेल बिकेगा अमेरिका का, अरब ममालिक ने पैसा दिया अपनी हिफाजत के लिए अमेरिका को, अमेरिका ने उसी पैसे को इस्तेमाल करते हुए इसराइल की हिफाजत की और अरबों की हिफाजत का वक्त आया तो अरबों के गिले शिकवे बीच में रह गए। आज अरबों का तेल बंद है और अमेरिका कहता है हमारा तेल खरीद लो। यहां से भी पैसा ले लिया, वहां से भी पैसा ले लिया, इसराइल को भी राजी कर दिया, अपना तेल बेचने के लिए मार्केट भी कर लिया कि हमारा तेल अब आप खरीद लीजिए। तो ईरान ने ऐसे में एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दिया है और ईरान ने यह कहा कि ईरानी बंदरगाहों को अगर खतरा हुआ या अगर ईरानी बंदरगाहों के ऊपर हमला किया गया तो इसके बदले में खित्ते में किसी की भी बंदरगाहें महफूज नहीं रहेंगी। अब ये ईरान ने अगर कहा है तो उसने माजी में करके दिखाया। ये ऐसा हमने बार बार होता हुआ देखा कि जब जब ईरान ने कहा कि अगर हमारे फलां चीज के ऊपर अटैक किया तो उसके जवाब में हम ये करेंगे, तो ईरान ने वो करके दिखाया। ईरान के जो वजीर खारजा अब्बास अराक्ची उन्होंने कहा इसराइली रियासत को उनके शैतानी इकदाम के नतीजे में तीसरी आलमी जंग शुरू होने से पहले ही खत्म कर देना चाहिए। ये उनका स्टेटमेंट है और ऐसा ही स्टेटमेंट तुर्की ने भी दिया। कई यूरोपीय ममालिक ये कहना शुरू हो गए हैं कि जनाब हमें तो बहुत सारी चीजें अलग किस्म की बताई जाती थी, लेकिन जो आज हम होता हुआ देख रहे हैं गाजा में, लबनान में, ईरान में, और जिस तरह आबनाए हुर्मुज को बंद कर दिया गया है और जिस तरीके से पूरे खित्ते को आग में झोंक दिया गया है, अब जैसे डोनाल्ड ट्रंप कह रहा है कि वो बाहर से बंद कर देगा कि तुम अंदर से कुंडी लगाओ, हम बाहर से कुंडी लगा लेंगे। तो ये जो डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसी है इससे डोनाल्ड ट्रंप के मुखालिफिन में इजाफा हो जाएगा। ईरान ने एक वीडियो भी जारी की है और ये पासदाराने इनकलाब ने अमरीकी जो बहरी जहाज आए थे, जो फाइटर बहरी जहाज थे अमेरिका के, जब वो आबनाए हुर्मुज के करीब आए तो पासदाराने इनकलाब ने बाकायदा एक वार्निंग भेजने की वीडियो जारी की और उसमें दिखाया कि किस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप का दावा गलत था। जब अमेरिकी जहाज ईरान के बिल्कुल करीब पहुंचे, आबनाए हुर्मुज के करीब आए, तो ईरान ने उन्हें वार्निंग दी और वार्निंग देने के बाद उन्हें वापस जाने पर मजबूर कर दिया। ईरान ने काफी अच्छा बंदोबस्त किया हुआ है और जितने भी आलमी तजियाकार हैं उनका यह कहना है कि ताकत के बलबूते पे आप आबनाए हुर्मुज को कभी भी कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ईरान की वहां सरहद लगती है साथ, वो पूरे सरहद के साथ साथ है। या तो आप वहां पे कब्जा करके एक नया मुल्क बना लें, ये आप कर नहीं सकते। जमीन पे आपने अभी तक फौजी उतारे नहीं, आप उतारेंगे तो वहां पे लड़ाई हो जाएगी। वो कहते हैं 1 करोड़ से ज्यादा, ये दावा किया ईरानी सदर ने कि 1 करोड़ 40 लाख के करीब ईरानी हैं जिन्होंने अपने नाम लिखवा दिए जंग लड़ने के लिए कि वो लड़ना चाहते हैं। अब ऐसी कौम के साथ जमीन पे उतर के कौन लड़ेगा? जब सारी कौम ही लड़ना चाहती है तो आप उनके साथ जमीन पे उतर के लड़ाई तो नहीं लड़ सकते, या आप वहां नया मुल्क तो नहीं बना सकते कब्जा करके। ना वो इसराइल की सरहद के साथ लगता है कि वो लेबनान की तरह बहुत बड़ी एक
वो एरिया बना लेता है कि जनाब ये बफर जोन है, इसके बीच में कोई नहीं आएगा, या हम अपने आप को महफूज बना रहे हैं। तो आप ना हुर्मुज़ को कंट्रोल करना नामुमकिन है, आपको ईरान के साथ बात ही करनी पड़ेगी। नाज़रीन, नए सूबों की तश्कील के हवाले से पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट बड़ी क्लैरिटी उसके दिमाग में आ गई। वो ये चाहते हैं कि नए सूबे बने। अब इस किस्म की खबरें वो अपने सहाफियों के जरिए से मार्केट में लॉन्च कर रहे हैं कि बहुत सारे नए सूबे बन जाएंगे जिनकी तादाद दर्जनों में होगी, और उन सूबों के जरिए से एक डायरेक्ट इलेक्शन हुआ करेगा जिसमें एक सदर पाकिस्तान होगा, जिसके पास बहुत सारे इख्तियारात होंगे, और अमरीकी तर्ज की एक हुकूमत पाकिस्तान में बनाई जाएगी, और सदर का इंतखाब जो है वो बराह रास्त इलेक्शन से होगा। नजम सिटी साहब ने ये बात की और लोगों ने भी ये बात की। इसके पीछे ना सोच एक ही है कि आसिम मुनीर साहब अपने आप को एक और लेवल ऊपर लेकर आना चाहते हैं। उनके दिमाग में ये है कि फील्ड मार्शल बनके भी मुझे दूर कुर्सी पे बिठाया जाता है, तो अगर कहीं मुझे बराबर बैठने का मौका मिल जाए आलमी रहनुमाओं के, अगर मैं सदर बन जाऊं तो कितनी ज्यादा इज्जत हो जाएगी। और एक एटमी मुल्क का सदर बनना, तो ये तो बहुत बड़ी बात है। लेकिन क्या वो सदर बन सकते हैं या लोग उन्हें वोट डालेंगे? लोग उन्हें वोट नहीं डालेंगे। मैं आपको ये बता देता हूं कि सनम जावेद के मुकाबले में भी फील्ड मार्शल आसिम मुनीर इस वक्त इलेक्शन नहीं जीत सकते किसी एमएनए के हल्के का। जाएं जाके लाहौर में इलेक्शन लड़के देख लें। अगर आप फॉर्म 45 वाले इलेक्शन की बात करें, आप फ्री एंड फेयर इलेक्शन की बात करें, वो नहीं जीत पाएंगे। उसकी वजह यह है कि लोगों ने 8 फरवरी 2024 को जब वोट डाले थे तो वो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की नफरत में और मुखालफत में डाले थे। लोग पसंद नहीं कर रहे जो कुछ पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने पाकिस्तान के साथ किया। लोग जर्नैलों की सियासत से तंग आ गए, तो किसी जर्नैल को लोग वोट डालेंगे नहीं। लेकिन अगर सदर पाकिस्तान बनना है तो उनको धांधली करनी पड़ेगी बड़े पैमाने पर, और धांधली करके अगर वो एक निजाम कायम करेंगे तो याद रखिएगा पाकिस्तान की सूरत हाल नहीं बदलेगी। अब जो मर्जी निजाम ले आए, धांधली के साथ पाकिस्तान की सूरत हाल नहीं बदलेगी। अवाम का मैंडेट ही आपको कबूल करना पड़ेगा। जिस हुकूमत की पुश्त के ऊपर अवाम ना खड़ी हो, या अवाम की अक्सरियत कम से कम ना खड़ी हो, वो हुकूमत मुल्क नहीं चला सकती। ये बड़ी सादा और सीधी सीधी बात है। अब नए सूबे बनाना बहुत अच्छी बात है, मेरी जाती राय आप ले। इमरान खान साहब भी ये कहते थे, जो भी समझदार आदमी है वो आपको यही कहेगा कि जितने ज्यादा आप इंतजामी यूनिट्स बनाएंगे, और बहुत ज्यादा भी बनाने की जरूरत नहीं है, लेकिन जहां पे आपका कंट्रोल ठीक हो जाए, तो जितने आप इंतजामी यूनिट्स बनाएंगे उतना ज्यादा आप बेहतर परफॉर्म कर सकेंगे। ये हर पाकिस्तानी का मानना, जो समझदार आदमी कोई जिद में अड़ जाए तो अड़ जाए, लेकिन ज्यादा इंतजामी यूनिट्स बेहतर अंदाज में मुल्क को चला सकते हैं। लेकिन ये फैसला अवाम के मुंतखब नुमाइंदों को करना चाहिए, ना कि सरकारी मुलाजमीन को करना चाहिए। सरकारी मुलाजमीन अपना मफाद, अपना फायदा सोचते हैं, जबकि अवामी मुंतखब नुमाइंदे जो हैं वो मुल्क के बारे में सोचते हैं। उनकी सोच में बहुत फर्क होता है, इसीलिए पूरी दुनिया में अवाम के मुंतखब नुमाइंदे ही ये बड़े बड़े फैसले करते हैं। अब नाज़रीन, सिस्टम कोलैप्स हो रहा है, रोजाना की बुनियाद पे सिस्टम खुद बता रहा है कि वो कोलैप्स हो रहा है। पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा सूबा है वो पंजाब है। पंजाब की हालत यह है कि डॉल्फिन फोर्स जो एक बनाई गई थी पेट्रोलिंग के लिए, जबरदस्त फोर्स थी वो फोर्स, और ये बनाई भी इन्होंने खुद थी, डॉल्फिन फोर्स भी खत्म करने का फैसला कर लिया गया है। आईजी पंजाब ने डॉल्फिन एहलकारों को थानों में तैनात करने की तजवीज दी है। हतमी फैसला मरियम नवाज करेगी। वजह क्या है जनाब? तुर्की से मुतासिर होकर उन्होंने 2016 में डॉल्फिन फोर्स बनाई थी। उन दिनों में तुर्की के साथ शहबाज शरीफ के बड़े ताल्लुकात थे। शहबाज शरीफ और इसके बच्चे जो है वो रोजाना की बुनियाद पर तुर्की के दौरे करते थे, वहां से लोगों को लेकर आते थे। यहाँ पे चौकों के नाम जो है वो उनके लोगों के नामों के ऊपर रख दिए गए लाहौर के अंदर, और फिर उनसे मुतासिर होकर एक डॉल्फिन फोर्स बना दी गई। वहां का मौसम और तरह का है, वो इस तरह की यूनिफॉर्म पहन सकते हैं। यहाँ पकड़ के डॉल्फिन फोर्स बना के उनको अजीब सा यूनिफॉर्म बना दिया, और उनको हैवी बाइक्स दे दिए, बड़े बड़े मोटरसाइकिल दे दिए। तो जो कीमती मोटरसाइकिल थे 600 के करीब, उनमें से 400 मोटरसाइकिल एक कबाड़ बन के पड़ी हुई है। अब उनका बेड़ा गर्क हो, दोबारा कभी किसी ने मुड़ के देखा ही नहीं। पेट्रोल जो है वो उसके 5 करोड़ रुपए के वाजबात अभी भी देने हैं, तो ये इनके पास तो पेट्रोल देने के पैसे नहीं है। इससे पहले मैंने आपको बताया कि इन्होंने अभी मेट्रो बस जो है उसकी बंदिश की धमकी आ गई है कि अगर आपने हमें पेट्रोल के पैसे ना दिए तो ये मेट्रो बस भी बंद हो जाएगी। ये इनके हालात हैं और लड़ रहे हैं ये इक्तदार के लिए, ताकत के लिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से जो सेक्रेटरी जनरल पीपल्स पार्टी है नैयर बुखारी साहब, उन्होंने बताया जनाब कि पीपल्स पार्टी से जजेस के नाम लिए गए थे और हमारे बैरिस्टर कमर सब्जवारी का नाम टॉप के ऊपर था, लेकिन हमारे जजों को तैनात नहीं किया गया, उनके नाम की समरी नहीं भेजी गई। तो जनाब आसिफ अली जरदारी साहब अब उसके ऊपर दस्तखत नहीं कर रहे और जजों की तैनाती नहीं हो रही। लेकिन यहां पे अब हुआ क्या, इसको जरा समझिएगा थोड़ा सा। पीपल्स पार्टी अपने जज लाना चाहती है, नून लीग अपने कारकुनों को जज लाना चाहती है। अगर पॉलिटिकल पार्टियों के कारकुन जज बनेंगे तो इंसाफ कैसे होगा और कब होगा? पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने अपने फायदे के लिए एक ऐसी आईनी तरमीम पास कर दी जिसके मुताबिक जजों की तैनाती के इख्तियारात सियासतदानों के पास चले गए और सियासी पॉलिटिकल पार्टियों के पास चले गए। अब मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने अपना काम तो निकाल लिया, लेकिन इन सियासतदानों की चांदी हो गई। अब ये अपने अपने कारकुनों को लाकर जज लगा रहे हैं। तो एस्टेब्लिशमेंट का ये वाला टाइम तो गुजर जाएगा
यानी उनको ज्यादा से ज्यादा ये इमरान खान को जेल में रखा जा सके, हमारे खिलाफ कोई फैसला ना आए, कोई हमें चैलेंज ना करे, ज्यादा से ज्यादा उनका ये मामला है ना। लेकिन ये जो जुडिशरी अब बन रही है, पूरा का पूरा इदारा तबाह हो रहा है, ये आने वाले सालों में अवाम की क्या हालत करेगा इसका किसी ने सोचा भी नहीं। डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से मेरे पास एक खबर है, मैं एज इट इज आपको पहले डोनाल्ड ट्रंप का बयान पढ़ के सुना देता हूं। डोनाल्ड ट्रंप को एक्चुअली हुआ यह था कि इस्राएली इंटेलिजेंस ने डोनाल्ड ट्रंप को खबरदार किया था कि ईरान आपको कत्ल कर सकता है। दूसरा, ईरान के अंदर जब भी अवाम निकलती है तो अवामी सतह के ऊपर डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ नारे लगाए जाते और वो उनके नारों में मुर्दाबाद कहा जाता है। तो अमेरिकन समझते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप को कत्ल करने की धमकी, वैसे वो कहते भी हैं। कई मरतबा जब अमेरिका ईरान के ऊपर अटैक करता है तो ईरान के अंदर से ऐसी आवाजें आती हैं, लेकिन पॉलिटिकली या उनकी गवर्नमेंट के लेवल के ऊपर कभी नहीं कहा गया कि हम डोनाल्ड ट्रंप को कत्ल कर देंगे। जबकि अमेरिकी हुकूमत अक्सर ये कहती है कि हम फलाने को मार देंगे, फलाने को मार देंगे, फलाने को मार देंगे। इसराइली गवर्नमेंट भी कहती है, लेकिन ईरानी गवर्नमेंट ने सच कोई नहीं कहा कि हम फलाने रहनुमा को या डोनाल्ड ट्रंप को कत्ल कर देंगे, ऐसी कोई बात की नहीं। लेकिन ये इसराइली इंटेलिजेंस ने डोनाल्ड ट्रंप को खबरदार किया था कि आपको ईरान कत्ल कर सकता है। तो डोनाल्ड ट्रंप का जो ऐलान है वो क्या स्टेटमेंट देख लें आप। ट्रंप ने न्यूयॉर्क पोस्ट को यह बताया बात करते हुए कि अगर ईरान उन्हें कत्ल करने की अपनी साजिश में कामयाब हो जाता है तो उन्होंने इस सूरत हाल में जवाबी कार्रवाई के लिए हदायत छोड़ दी है और ईरान को तबाह बर्बाद कर दिया जाएगा और उसकी भारी कीमत उसे चुकानी पड़ेगी। फिर ट्रंप ने कहा कि मुझे उम्मीद है कि आप लोग मुझे मिस किया करेंगे, मेरी कमी आप महसूस करेंगे मेरे जाने के बाद। तो ये ना दो चीजें बता रहा है। एक तो ये है कि डोनाल्ड ट्रंप को ये खौफ पैदा हो गया है कि वो काफी गैर मकबूल हो रहे हैं और अब वो अपनी जान को भी बीच में लेकर आ रहे हैं और वो कोशिश कर रहे हैं कि कुछ ना कुछ करके उनकी मकबूलियत वापस आए। उनके ऊपर एक जानलेवा हमले की जब रिपोर्टिंग हुई, जब वो सहाफियों से मिल रहे थे जो लोग व्हाइट हाउस कवर करते हैं, तो उस वक्त भी मुझे अच्छी तरह याद है कि उस इंसिडेंट के बाद हमने नजर रखी तो डोनाल्ड ट्रंप का कोई डाटा बेहतर नहीं हुआ, कोई उनकी मकबूलियत में इजाफा नहीं हुआ था। तो उनको ये प्रॉब्लम तो है डोनाल्ड ट्रंप को कि उनकी मकबूलियत बहुत गिरी है। दूसरा ये है कि अगर कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन खुदा न खास्ता हो जाता है और कोई और शरारत कर देता है, डोनाल्ड ट्रंप के साथ कोई भी इंसिडेंट होता है, तो इसका क्या अल्टीमेट रद्देमल यही होगा कि ईरान के ऊपर बहुत बड़ा हमला हो जाए। मुझे नहीं लगता कि ये कोई सेन अप्रोच होगी। डोनाल्ड ट्रंप ने ये वाले जुमले खुद से बोलकर अपने आप को खुद थोड़ा वुल्नरेबल कर दिया है। बहरहाल अमेरिकी सदर उनकी सिक्योरिटी के बड़े शानदार इंतजाम होते हैं। अभी वो जब तुर्की के दौरे पर गए थे तो उनको ये पैगाम पहुंचाया गया कि आप पुराने एयरफोर्स 1 पे वापस आए, जो आपको कतर ने गिफ्ट किया है उस पे आप वापस ना आए, और इसके भी पीछे सिक्योरिटी रीजंस थे। और ईरान के ऊपर माजी में जो पाबंदियां थी वो पाबंदियां भी अब ऐसा लगता है कि नहीं रहेंगी। तो फर्क क्या पड़ा डोनाल्ड ट्रंप के जंग छेड़ने से लेकर अब तक? क्या ईरान में रजीम तब्दील हुआ? नहीं हुआ। अमेरिकन अपनी फेस सेविंग के लिए बार बार कह रहे हैं रजीम बदल गया, रजीम बदल गया। क्या बदला भाई? ये मौजूदा रजीम ने सारे मिसाइल चलाए हैं। पिछला रजीम तो जंग के पहले दिन ही शहीद हो गया था। आयतुल्लाह अली खामनाई तो जंग के पहले दिन शहीद हो गए थे। ये जो ईरान ने वापस हजारों मिसाइल और ड्रोन मारे हैं, ये तो इसी रजीम ने मारे हैं जिसको वो कह रहे हैं अच्छा है, लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। ये जो नया रजीम है ये वही है जो पहले था, सिर्फ शक्लें बदल गई हैं, बंदे बदल गए हैं। ये वही लोग हैं, वही टीम है। तो एक तो रजीम तब्दील नहीं हो सका। नंबर 2, आबना हुर्मुज़ जंग से पहले खुला था, जंग के बाद बंद है। नंबर 3, डोनाल्ड ट्रंप पहले से ज्यादा गैर मकबूल हो गए। अभी एक लेटेस्ट सर्वे आया उसमें -17% इनकी पॉपुलैरिटी गई है। तो डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त जो डाटा है या अमेरिकन मीडिया बता रहा है, मैं CNN की एक रिपोर्ट देख रहा था, उसके मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त अमेरिका की तारीख के तमाम सुदूर से, यानी हालिया तारीख जो अमेरिका की, इसमें तमाम सुदूर से ज्यादा गैर मकबूल सदर है। ये हालत डोनाल्ड ट्रंप की हुई है। तो मकबूलियत डोनाल्ड ट्रंप की फारिग हो गई जंग के नतीजे में। अमेरिका की चौधराहट भी बढ़ गई। पहले अमेरिका खित्ते का चौधरी था दुनिया का, यहां अपने जहाज भेजता था, लोग बात मान लेते थे, हमारा बहरी बेड़ा आ रहा है, वो सारे कहते थे दसों सरकार करना किए। पाकिस्तान में एक उनका छोटा सा सेक्रेटरी लेवल का बंदा, एक उसका साइफर आ जाता था पाकिस्तान में, तो पाकिस्तान में रजीम तब्दील हो जाता था। वो उनका एक छोटा मोटा ऑफिसर भी आता था तो हमारे हुक्मरान लाल टाइयां लगा के खड़े हो जाते थे उसके रास्ते में। तो वो जो चौधराहट अमेरिका की थी वो बाकी नहीं रही। ऐसी मनूसत डाली है इन्होंने, जाके ट्रंप को जफ्फा डाला, ट्रंप की चौधराहट भी बढ़ गई, अमेरिका को भी बेड़ागर्क कर दिया पकड़ के। अब एक तो अमेरिका की चौधराहट भी गई, फिर अमेरिका के इत्तेहादी भी उसके हाथों से छूट गए। वो ममालिक जो आंखें बंद करके अमेरिका के पीछे चलते थे वो अब सवाल पूछते हैं, जवाब मांगते हैं, और अमेरिका के जो इत्तेहादी थे वो उसके हाथों से निकल गए। उन्हें लगा कि वो अमेरिका की ख्वाहिश के लिए लड़ाइयों में नहीं कूद सकते बार बार। फिर आयरन डोम की एक पूरी मिथ थी कि जनाब आयरन डोम है, पैट्रियट का एक फिजाई दिफाई निजाम है अमेरिका का, दुनिया का नंबर 1 है, वो खत्म हो गया। सबने देखा कि ईरानी मिसाइल गए, ईरानी ड्रोन गए, उन्होंने जाके अपने टारगेट्स को हिट किया है। अमेरिका की अस्करी कुव्वत के ऊपर सवालात उठे कि वो आउटडेटेड है, यानी ये जो अस्करी कुव्वत इस वक्त अमेरिका के पास है ये वो नहीं है जो जदीद लड़ाइयां लड़े, वो आउटडेटेड है। और चाइना ने, रशिया ने इसका काफी मजाक भी उड़ाया। फिर अमेरिका की हथियारों की मार्केट जो है वो बहुत बुरी तरह तबाह हुई है। कई ममालिक जिन्हें अमेरिका से खतरा रहता था उनका हौसला बढ़ गया,
इस लड़ाई के बाद, और जो खलीज का खित्ता है वो भी बहुत हद तक बदल जाएगा और एक नए वर्ल्ड ऑर्डर की तरफ दुनिया बढ़ती हुई दिखाई दे रही है इस जंग के बाद। तो डोनाल्ड ट्रंप की लड़ी हुई जंग में अमेरिका को क्या मिला, इसराइल को क्या मिला? कुछ भी नहीं मिला। नुकसान हुआ अरबों का, नुकसान हुआ ईरानियों का, लेकिन अमेरिका की मिथ टूट गई, इसराइलियों की मिथ टूट गई। और अगर ये जंग इस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप यहां बंद करता है तो अमेरिका इस जंग के लिए लूजर के अलावा कोई और टाइटल हासिल नहीं कर पाएगा, मुझे तो ये लगता है। नादरीन, एक और चीज मैं पाकिस्तान से आपके लिए शेयर कर देता हूं, लेकिन मैं नसीम शाह का वाकया आपके साथ शेयर कर रहा था तो मुझे उसमें एक और चीज याद आ गई। इसी मुल्क में ना एक गलीज जानवर के साथ कायदे-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की बहन फातिमा जिन्ना को तशबीह दी गई, उनकी तौहीन की गई, लगातार तौहीन की गई। तो बानी पाकिस्तान की बहन की तौहीन की गई इस मुल्क में। उस मुल्क में एक शहजादी के बारे में ट्वीट आ गया तो 2 करोड़ जुर्माना। आज तक किसी ने अयूब खान से पूछा या उसकी कब्र से पूछा कि फातिमा जिन्ना की तौहीन क्यों की थी? तो यहाँ पे ना एक अजीब है, जिसकी लाठी उसकी बहन, और लाठी हमेशा से मखसूस लोगों ने पकड़ी हुई है और पूरी कौम को हाँकने की कोशिश कर रहे हैं। सुहेल अफरीदी लगातार मीडिया से बातचीत करते हुए जो एहतजाज है उसका जवाब बता रहे हैं और ये उन्होंने क्लियर किया कि हमारे पास अब कोई रास्ता बचा नहीं है। ये बात जो अब सुहेल अफरीदी ने क्लियर की है, ये इमरान खान साहब ने लगभग 1 से 1.5 साल पहले क्लियर कर दी थी कि हमारे पास सड़कों पे आने के अलावा अब कोई रास्ता नहीं बचा। जब 2024 में आईनी तरमीम कर दी गई थी और फिर उसके बाद 27वीं आईनी तरमीम की राह हमवार की जा रही थी, तो इमरान खान साहब ने तभी बता दिया था, बल्कि 26वीं आईनी तरमीम के बाद बता दिया था कि अब जो कुछ अदलिया के साथ और निजाम के साथ कर दिया गया है, अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास या पाकिस्तान की अवाम के पास कोई भी रास्ता नहीं बचा सवाए इसके कि वो अब एहतजाज के लिए सड़कों पे आए। तो ये इमरान खान साहब ने पहले कह दिया था। सुहेल अफरीदी साहब ने अब ये कहा कि हमने अदालतों में जाकर देख लिया, हमने ऐवानों के अंदर जाकर देख लिया, हमने बातचीत करके देख ली, सारे दरवाजे खटखटा कर देख लिए, लेकिन कोई रास्ता बना नहीं। तो जब कोई और रास्ता नहीं बचता तो फिर आपके पास सिर्फ एहतजाज का रास्ता बचता। अब वो एहतजाज के अलावा कुछ और कर नहीं सकते। एक और भी उन्होंने ऐलान किया और उन्होंने ये कहा कि जुमेरात का दिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी अभी मंगल का दिन है, मंगल के दिन तो इमरान खान साहब की बहनें जाएंगी दोबारा से मुलाकात करने के लिए, वो फिर कोशिश करेंगी। और नॉर्मली जब भी वो मंगल के दिन जाती हैं तो मुलाकात नहीं करवाई जाती। अब एक मरतबा फिर कोशिश की जाएगी कि मंगल के दिन दोबारा मुलाकात हो जाए, लेकिन अगर इमरान खान साहब की बहनों की मुलाकात नहीं होती तो वो वहां पे अलामती तौर पे धरना देंगे। एक नया अनाउंसमेंट जो सुहेल अफरीदी ने किया वो ये है, और वो जुमेरात के लिए किया है, और ये बड़ा ऐलान है कि तमाम लोग अडियाला जेल जाएंगे जुमेरात वाले दिन, और जुमेरात को अडियाला जेल जाएंगे, वहां पे अरकान असेंबली मौजूद रहेंगे। अगर मुलाकात करवाई तो ठीक है, अगर मुलाकात ना करवाई गई तो फिर पाकिस्तान के हर चौक को डी चौक बनाएंगे और जुमेरात की रात को पूरे पाकिस्तान में एहतजाज करेंगे। इससे एक मोमेंटम बिल्ड हो सकता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से, और इसके बाद एक क्रैकडाउन का बड़ा खौफनाक सिलसिला भी शुरू होगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ। लेकिन ये क्रैकडाउन तो अब कुछ मानी नहीं रखता, क्योंकि गुज़िश्ता 3-4 साल से क्रैकडाउन ही चल रहा है और क्रैकडाउन कर करके लोगों को मार मार के चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल कर करके लोगों को काफी रिजिलियंट कर दिया है पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट और इदारों ने मिलकर। अब एक और चीज जो सुहेल अफरीदी ने की वो भी अहम है। उन्होंने कहा जी कि इमरान खान को अगर कुछ भी हुआ तो उसके लिए जिम्मेदार कौन होगा। एक उन्होंने नाम लिया आर्मी चीफ का पहले नंबर पे, फिर उन्होंने कहा जी कि वजीर आजम पाकिस्तान का शहबाज शरीफ, फिर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान याहिया अफरीदी, और फिर जो बाकी जजेस हैं वो जिम्मेदार होंगे अगर कुछ भी होता है इमरान खान साहब को तो। अच्छा, एक उन्होंने यकीन दहानी भी करवाई, सिस्टम यानी रास्ता भी सुहेल अफरीदी ने छोड़ा। ये बड़े जीरक सियासतदान की निशानी होती है कि आप पूरी तरह से ना दीवार के साथ लगते हैं ना आप लगाते हैं। जो जज्बाती लोग हैं मेरी तरह के या बहुत सारे और मेरे सोशल मीडिया के दोस्त हैं, हम लोग चीजों को और तरह कैलकुलेट करते हैं, हम ब्लैक एंड व्हाइट में देखना चाहते हैं, लेकिन रियलिटी में आपको कहीं ना कहीं रास्ता निकालना पड़ता है। इमरान खान साहब भी क्योंकि एक पॉलिटिकल लीडर हैं तो वो टेबल के ऊपर बैठने में हमेशा बिलीव करते हैं लड़ाई करने से ज्यादा, लेकिन उन्हें जब नजर आ गया कि टेबल पे कुछ मौजूद ही नहीं है तो फिर आपको प्रेशर बढ़ाने के लिए मैदान में जाना पड़ता है और फिर अपने मुखालिफ को मजबूर आप करते हैं कि वो टेबल पर आए और दोबारा बैठकर बात करे और इंसाफ के साथ मामला तय हो जाए। अब एक यकीन दहानी भी करवाई सुहेल अफरीदी ने कि जी अब फैमिली की मुलाकात करवा दें, वकला की मुलाकात करवा दें इमरान खान साहब से, और हम आपको यकीन दहानी करवाते हैं कि बाहर आकर वो किसी किस्म की कोई प्रेस टॉक नहीं करेंगे, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की जाएगी, आप सिर्फ इमरान खान साहब से मुलाकात करवा दें। तो जुमेरात को जो है वो पार्टी कोशिश करेगी, मंगल को यानी कल वाले दिन जो फैमिली है वो कोशिश करेगी। असल में कौन है बंदा जो इमरान खान के पीछे पड़ा हुआ, मैं कई मरतबा आपको पहले बता चुका हूं कि बंदा इस सारे खेल के पीछे जो मेन आदमी है जिसकी ये डिमांड है कि इमरान खान से छुटकारा दिलवाया जाए, वो नवाज शरीफ। आप लोगों को शायद आज इस बात पे यकीन नहीं आएगा, लेकिन मैं आपको, क्योंकि इमरान खान खुद ये कह चुके थे कि लंदन प्लान उनके खिलाफ तैयार हुआ है। इमरान खान ने खुद हमें बताया था कि ना सिर्फ इमरान खान को गिरफ्तार करवाया जाएगा
बल्कि नवाज शरीफ को पाकिस्तान में लाकर उसके मुकदमात खत्म किए जाएंगे और नवाज शरीफ को इलेक्शन लड़वाया भी जाएगा, उसकी अहलियत वापस दी जाएगी। ये इमरान खान साहब ने सब कुछ पहले बताया था। नवाज शरीफ वो आदमी है जो पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को बार बार ये कहता है कि मुझे इमरान खान से छुटकारा लेकर दो। नवाज शरीफ इसके पीछे एक बड़ा प्लेयर है और मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट जो है वो बेगुनाह तो हो नहीं सकती, उन्होंने हमेशा जुल्म किया है। पाकिस्तान के जिस भी सियासतदान पे जुल्म किया है उसके पीछे से एक ही अगर कोई आप किरदार निकालेंगे तो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट का ही होगा। जो इन्होंने किया बंगालियों के साथ, जो किया महाजरों के साथ, जो किया बलोचों के साथ, जो किया पठानों के साथ, जो किया पंजाबियों के साथ, अब वही इमरान खान के साथ किया जा रहा है, वही कश्मीरियों के साथ किया जा रहा है। तो अगर आप एक पीछे जिम्मेदार निकालें तो वो पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने लोगों को कहा था कि एहतजाज करने के लिए आपने आना है और इजहार यकजहती के लिए भी आना है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सारे के सारे पहुंचे। ये फैसला गुज़िश्ता रात लगभग 10:30 बजे के करीब हुआ और 12 बजे के बाद ये खबर हर तरफ फैल गई थी। यहाँ बरतानिया में मौजूद सहाफी हम सबको पता चल गया, पाकिस्तान में मौजूद तमाम जर्नलिस्ट वो इसको रिपोर्ट कर चुके, लेकिन पार्लियामेंटेरियंस नहीं पहुंचे।